जैसे एडवांसमेंट हर ट्रीटमेंट में आप देखते हैं हार्ट हुँ, की जो डिजीज़ हैं और इनके ट्रीटमेंट्स हैं उसमें बहुत एडवांसमेंट आई बिल्कुल, है। इसी तरह से सर्जरीज़ में भी बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हर फिज़िकल क्रॉनिक इलनेस में आई है। इसी तरह से साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी एडवांसमेंट बहुत है। पहले ये ख़्याल किया जाता था कि जो पहले की मैनेजमेंट है वो ये ज़हन में आता है कि काउच पर लिटा कर और फिर हुँ, हुँ। घंटों बातें करना, वेंट आउट करना इज़ द येस, ट्रीटमेंट। बट राइट नाउ अभी बहुत एडवांसमेंट है। आप सोचों को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी सोचों स और रवैयों को तब्दील करके इवन यू कैन ट्रेन योर ब्रेन। एक तो हम बात करते हैं ना कि जी फिज़िकल हेल्थ है व्हिच हैज़ टू डू विद द बॉडी कि जी आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज जी, करें और सारी चीज़ें, या कोई अगर दवाई लेनी है तो दवाई लें। सो मेंटल हेल्थ बाय द नेम यू कैन टेल दैट इट हैज़ टू डू विद योर मेंटालिटी, सही। विद योर साइकोलॉजी, यानी कि आपकी सोच के साथ इसका ताल्लुक है, आपके जज्बात के साथ, आपके एहसासात के साथ हुँ, इसका ताल्लुक है। किसी इंसान का कोई ख़ास रवैया, कोई हुँ, ख़ास थिंकिंग पैटर्न्स या किसी इंसान की इमोशनल डिसरेगुलेशन जो है, क्या वो किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। तो इसके हवाले से DSM-5 TR के अंदर हुँ, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसके अंदर है तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से, बिल्कुल। तो उसकी गाइडलाइंस जो हैं वो हमें बताती हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर आप 4 चीज़ें उसके अंदर आप देख सकते हैं किसी इंसान हुँ, के हुँ, रवैये में, उसकी थिंकिंग में और उसकी फीलिंग्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ है अगर कोई इंसान डेविएट कर रहा है यानी कि जो सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल। अगर या उससे कोई इंसान डेविएशन की तरफ जाता है, उनको फॉलो नहीं करता। वेलकम टू आवर शो यू आस्क्ड फॉर इट। आप देख रहे हैं लाइव फ्रॉम विलिंग वेज लाहौर। आज से कुछ हमने टाइमिंग्स और डेज़ को चेंज की हैं जिनमें मैं बताता जाऊं कि ऑन मंडेज़ एंड सैटरडेज़ जो हमारा शो है लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़, एंड ऑन ट्यूसडेज़ एंड वेडनेसडेज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, एंड ऑन थर्सडेज़ एंड फ्राइडेज़ जो कराची क्लिफ्टन एंड कराची नासिमाबाद के सेंटर्स हैं विनिंग वेज के, तो वहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। हम आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं ऑन 7 o'clock to 9 o'clock। और मैं अपना तारुफ करवाता जाऊँ, मैं डॉक्टर अहमद कादरी आज आपका होस्ट, और मेरे साथ शामिल हैं द एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ आर विलिंग वेज लाहौर टीम, मिस्टर जसपाल सिंह साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड मिस मरियम सईद, वेलकम टू आवर शो मिस। थैंक यू। तो जो हमारा शो है जैसे सबको पता है कि यू आस्क्ड फॉर इट इसका नाम है, जिसमें आप सवाल पूछते हैं, हम या जवाब देते हैं। जो आपकी क्वेरीज होती हैं हम उनको रिजॉल्व करते हैं, या और जो मेजर टॉपिक्स होते हैं रिगार्डिंग डेली लाइफ, या रिगार्डिंग साइकोलॉजी, रिगार्डिंग मेडिकल साइंसेस और मेंटल हेल्थ, तो इन टॉपिक्स को हम मद्देनज़र रखते हुए अपना शो करते हैं। और आज के शो का टॉपिक भी हमने इसी तरह का चुना है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि ये मेंटल हेल्थ, जैसे हम कहते रहते हैं मेंटल हेल्थ पे आपने तवज्जो देनी है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, तो ये मेंटल हेल्थ है क्या चीज़, ये नफसियाती हेल्थ है क्या चीज़। या तो इसके इधर से ही इसी सवाल से आगाज़ करते हैं। अगर जसपाल साहब या मिस मरियम जी। आप इसमें बताएं कि ये मेंटल हेल्थ है क्या। अच्छा, एक तो हम बात करते हैं ना कि जी फिज़िकल हेल्थ है व्हिच हैज़ टू डू विद द बॉडी कि जी आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज जी, करें और सारी चीज़ें, या कोई अगर दवाई लेनी है तो दवाई लें। सो मेंटल हेल्थ बाय द नेम यू कैन टेल दैट इट हैज़ टू डू विद योर मेंटालिटी, सही। विद योर साइकोलॉजी, यानी कि आपकी सोच के साथ इसका ताल्लुक है, आपके जज्बात के साथ, आपके एहसासात के साथ हुँ, इसका ताल्लुक है, एंड इवेंचुअली उसकी वजह से होने वाले जो बिहेवियर्स होते हैं या हुँ, हमारा जो डेली लाइफ में लोगों के साथ इंटरेक्शन है, हाउ वी बिहेव विद देम, हाउ वी मूव अराउंड इन आवर डेली रूटीन, हमारी फंक्शनैलिटी से इसका ताल्लुक है। सही। सो बेसिकली दैट is what is meant when you say कि mental health क्या होती है. So it जी, has to do solely with your thoughts, your emotions, your behaviors, and there's a wide variety of other aspects to बिल्कुल, it as well. जी. सही।
तो ये तो हो गया मेंटल हेल्थ का पार्ट, आपने जैसे इसको खूब अंदाज में बयान कर दिया है। तो इससे मुझे याद आ रहा है कि अगर मेंटल हेल्थ का हम जिक्र कर रहे हैं तो Yeah. WHO की एक हेल्थ की डेफिनेशन भी है जिसके अंदर मेजर पार्ट है मेंटल हेल्थ का, Yeah. कि यू आर नॉट हेल्दी अनलेस यू आर मेंटली हेल्दी एज वेल। Of course. उसका दूसरा पार्ट फिजिकल हेल्थ का है, मेंटल हेल्थ का है, सोशल हेल्थ का है, और इवन स्पिरिचुअल हेल्थ को भी अब WHO कहता है कि अनलेस अ Yeah. पर्सन इज हेल्दी इन दीज 4 डोमेन्स Yeah. तो हम उसको एक कंप्लीट हेल्थ में नहीं गिन सकते। Exactly. तो ये तो हो गया हमारा कि एक नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है। Yeah. अब इसके साथ जो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो Yeah. डिसफंक्शनैलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, उनको हम कैसे एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह उनको हम मैनेज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। तो जसपाल साहब, क्या वो होते हैं अर्ली साइंस जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बंदे की जो मेंटल हेल्थ है इट इज़ गेटिंग अ बिट डिस्टर्ब्ड? जी देखिए, जैसे मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो जो हमारी बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल डोमेन्स हैं, इनके हेल्दी वही इंसान है मेंटली फिजिकली जो हेल्दी है, यानी कि हमारी बॉडी और हमारा हमारा माइंड जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। Connected है। अब ये बहुत अहम सवाल आपने किया कि कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा मेंटली फिट है या मेंटली बिल्कुल। फिट नहीं है। तो इस चीज़ का अगर हम इस जिक्र करें कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी इंसान का कोई ख़ास रवैया, कोई ख़ास थिंकिंग पैटर्न्स या किसी इंसान की इमोशनल डिसरेगुलेशन जो है, क्या वो किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। तो इसके हवाले से DSM-5 TR के अंदर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसके अंदर है तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से, बिल्कुल। तो उसकी गाइडलाइंस जो हैं वो हमें बताती हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर आप 4 चीज़ें उसके अंदर आप देख सकते हैं किसी इंसान के रवैये में, उसकी थिंकिंग में और उसकी फीलिंग्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ है, अगर कोई इंसान डेविएट कर रहा है, यानी कि जो सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल। अगर Yeah. उससे कोई इंसान डेविएशन की तरफ जाता है, उनको फॉलो नहीं करता और रूटीन से रवायात से हट के किसी की हरकत व सनकात आपके सामने आती हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है या एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है। जी। इसके अलावा और पॉइंट्स हैं जिसके अंदर कि अगर कोई इंसान डेंजर है, यानी कि 4 डीज़ हैं जो बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं। Yeah. इसमें सबसे पहला है डेविएशन, नंबर 2 है डेंजर। डेंजर से क्या मुराद है कि अगर कोई इंसान अपने आप के लिए वो सेफ नहीं है, यानी कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं या सेल्फ हार्म की टेंडेंसी आपको देखने में आती है, या वो किसी के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार है, जी। तो ये Yeah. भी पुअर मेंटल हेल्थ की एक निशानी है। इसके बाद चीज़ आती है कि डिसफंक्शनैलिटी, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट एक फ़ीचर है जिसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि कोई इंसान नॉर्मल है या एबनॉर्मेलिटी है उसके अंदर। कि Yeah. वो अपनी ओक्यूपेशनल लाइफ के अंदर कामकाज के एतबार से, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी स्कूल लाइफ के अंदर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी इम्पेयरमेंट आ रही है लाइफ की उसकी लाइफ के अंदर। तो इससे आप ये बखूबी देख सकते हैं कि कोई इंसान जो है एबनॉर्मल पैटर्न्स की तरफ जा रहा है। ठीक। इसके अलावा जो लास्ट वाला डी है जो है डिस्ट्रेस, कि उस इंसान को इमोशनली डिस्टर्बेंस का शिकार हो वो इंसान, यानी कि अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान क्योंकि जब कोई इंसान अच्छे से वर्क अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता लाइफ की किसी भी डोमेन के अंदर, तो ऑब्वियस है कि वहाँ से डिस्ट्रेस जन्म लेगा, बेचैनी उसके ऊपर आएगी। बिल्कुल। तो ये 4 डीज़ अगर आप किसी इंसान में देखते हैं तो उसकी बेस पे हम बहुत क्लियरली ये बता सकते हैं कि कोई इंसान एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक डिबेट रहती है हमेशा से लोगों के दरमियान कि भाई किसको हम नॉर्मल कहेंगे और किसको एबनॉर्मल कहेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम इस क्राइटेरिया के मुताबिक देखें तो हम क्लिनिकली बता सकते हैं कि कोई इंसान एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है या कोई इंसान नॉर्मल है। और नॉर्मलिटी भी कब आती है, जब ये चारों सिम्टम्स आप उसको देखने में नहीं आते, जब प्रॉपर डायग्नोस होता है उस इंसान का सिम्टम्स की बेस पे, फिर जो ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस होती हैं उनको फॉलो किया जाता है, और उसके अंदर बाज़ केसेस के अंदर मेडिकेशन जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है और थेरेपी जो है वो इसके अंदर वर्क करती है। तो इस तरह से जब भी कोई इंसान इस तरह के सिम्टम्स आप देखते हैं अपने आप में, और ये इस प्लेटफॉर्म से इस पे ओपनली बात करने का यही मकसद है कि हर एक इंसान तक ये मैसेज है वो जाए, और वो अगर कोई इस तरह की स्ट्रगल में है, चाहे वो इमोशनल स्ट्रगल है या वैसे ही अपनी लाइफ के अंदर डिसफंक्शनलिटी को वो देखता है, तो वो इन चीज़ों से आगाह हो, क्योंकि सबसे पहला Yeah. काम है आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ही आप कहीं से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल। जी। आपने बहुत अच्छी बात की कि आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप,
और उस आइडेंटिफिकेशन को हासिल करने के लिए जितना ज़रूरी है कि आपको नॉर्मल चीज़ों का पता हो कि वाकई में नॉर्मल क्या चीज़ है, Yeah. तो आप उसको एबनॉर्मल से फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बिल्कुल जैसे आपने वो 4 Ds का बात की कि डेंजर, डिवियंस और डिसफंक्शन और डिस्ट्रेस, ये 4 चीज़ें हैं जो एबनॉर्मेलिटी को कह लें हाईलाइट कर रही होती हैं। अगर ये 4 चीज़ें होंगी, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, तो वो नॉर्मलसी की दूसरी साइड पे बंदा जा रहा होगा। जो ज़्यादातर पेशेंट्स कहते हैं या कोई बंदा कह देता है कि माय लाइफ माय रूल्स, Yeah. मैं तो ऐसे ही करूँगा, Yeah. तो हमें उन्हें बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये अब इस तरह की बात नहीं रही। अब सारी चीज़ों को रिसर्च वे में प्रोसीड किया गया है। हर चीज़ के बारे में, हर डिसऑर्डर के बारे में रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड बात की जाती है। Yeah. काफ़ी लोगों का सैंपल लिया जाता है, उनमें देखा जाता है कि उनकी लाइफ किस तरह गुजर रही थी, उस तरह उनके पैटर्न्स क्या थे। तो ये एक लॉन्ग स्टडी होती है, उसके बाद ये टेक्स्ट बुक्स तक ट्रांसफ़र होती है, हम तक पहुंचती है, प्रोफेशनल्स तक पहुंचती है। जो प्रोफेशनल्स मेंटल हेल्थ के हैं उन तक उनकी बातें पहुंच जाती हैं, जो Yeah. बाकी फील्ड्स में हैं उन तक बाकी चीज़ें पहुंच जाती हैं। जो हमारा अब 21st सेंचुरी है, वी आर अब कल्चर ऑफ साइंस, कि जब तक साइंस हमें कुछ नहीं रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड बात नहीं बताती, तो हम उसको मानने की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल You're very right about this as well. और जो DSM-5 TR है, which we typically use for diagnosing disorders, उसके अंदर भी जो है इनिशियल कुछ उसके बुक के पेजेस में ये बहुत वाज़ह तौर पे बात लिखी हुई है कि ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 years लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के बाद जाके ये जो है क्राइटेरिया डेवलप किया गया है कि जी ओके एंजाइटी डिसऑर्डर्स का ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, या बाइपोलर का ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, और एक बहुत सिलेक्टिव सी पॉपुलेशन जिनमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे उनको एज अ सैम्पल पॉपुलेशन लेके उसको स्टडी किया गया। तो डेफिनेटली a lot of research has gone into this, and you know talking about mental health या इसका जो है एक इवन द थेरेपी, इफ़ यू टॉक अबाउट CBT या DBT, जो है ये सारी साइंटिफिक अप्रोचेज़ हैं, ये एविडेंस बेस्ड हैं, और इन पे भी बहुत बहुत सालों की लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हुई हैं। सो इवन दिस इज़ सेंचुरीज में तो कहूँगा, हाँ, जो exactly. बाइपोलर, इवन द Yeah. जस्ट द बाइपोलर को अगर ले लें, Yeah, तो exactly. इट वाज कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव। पहले Yeah. मेनिया की डिफरेंट डिजीज होती थी, डिप्रेशन की Yeah. डिफरेंट डिजीज होती थी। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि एक ही बंदे में इनका रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है, एग्जैक्टली तो इट टुक हिम और it took the scientist to observe this pattern decades, even centuries, Yeah. 1800 से लेके 1900s तक Exactly. रिसर्च में, और आखिर पे 1930 में जाके एक कॉइन की गई टर्म मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, Yeah. जिसे बाद में फिर 1970s 1980s में जाके बाइपोलर का नाम दिया गया। एग्जैक्टली और अगर बाइपोलर की ही हम स्पेसिफिकली बात करें, सो पहले इट वाज कंसिडर्ड एज समथिंग कि ये एपिसोडिक है, इवन दो इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड कि एपिसोडिक है, बट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कि इट इज़ ऑन अ स्पेक्ट्रम, Yes. and a lot of people who suffer through bipolar or depression or even anxiety, वो एक स्पेक्ट्रम पे उसको फील करते हैं, और जो मेरी अंदर फॉर एग्जांपल अगर बीमारी है तो उसकी वेरिएशन जो है वो कुछ और हो सकती है, उसकी मैनिफेस्टेशन कुछ और हो सकती है, और अगर फॉर एग्जांपल जसपाल साहब में है वही बीमारी तो वो और तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। Yes. So there's a lot of room to understand कि how mental disorders या mental health has worked around for so many years. So obviously लेकिन then again there is a lot of stigma attached to it कि इसके मतलब बारे में खुल के बात नहीं की जाती। yeah, nobody likes to talk about it कि अच्छा इसका मतलब है पागल है क्या तो क्या मतलब है इसको लेके जाएं इलाज पे। तो there's a lot of हम things इस पे भी that go बात around करेंगे, it. फुल हमारा सेगमेंट है उसका। I really तो want to. आप थोड़ी सी ब्रेक्स पे हाथ रखें और हम भी थोड़ा सा ब्रेक्स पे हाथ रखते हैं। Yeah. हम जो फर्स्ट सेगमेंट था हमारा ये कंप्लीट होता है, और इसमें अगर समराइज़ किया जाए कि जो मेंटल हेल्थ है, इट इज़ रिगार्डिंग कि हम किस तरह एक बिहेवियर्स हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं एक पर्सन के, Yeah. और उसको नॉर्मल चीज़ को जानना कितना ज़रूरी है टू डिफ्रेंशिएट विद एबनॉर्मेलिटी। और जिसमें हमने डिस्कस किया, जसपाल साहब ने बताया कि 4Ds हैं, डेंजर है, डिस्ट्रेस है, डिवियंस है और डिसफंक्शनैलिटी है। ये 4 चीज़ें हैं जो एबनॉर्मेलिटी को बताती हैं। Yeah.
तो आप हमारे साथ ज्वाइन रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। और मैं बताता जाऊँ कि आप हमसे राब्ते में आ सकते हैं थ्रू लाइव जो चैट है, जो लाइव कमेंट है ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब एज़ वेल। और अगर आप हम तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके जितने पैगाम हैं, जितने मैसेजेस हैं, हम अपने लाइव शो का हिस्सा भी बनाते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आपके साथ ज्वाइन किए हैं। हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। और अब हम चलते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी जो आ जाती है मेंटल हेल्थ में, मेंटल डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, तो इनकी वजूहात क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेज़ बिहाइंड द मेंटल डिसऑर्डर्स? क्या ये हमेशा बॉडी के अंदर से ही आती हैं? या क्या जो हमने सुना है कि कोई चुड़ैलें आ जाती हैं, जेल क्या आ ऐसे तो जाते नहीं है? कोई बाहर की जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, वो किस तरह अपना या रोल प्ले कर रहे हैं? तो मिस मरियम, जी यू आर द एक्सपर्ट इन दिस, सो आई वुड से कि आप या थोड़ा सा सो ऑडियंस को बता दें। हाँ जी। सो और बेसिकली जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिटरेचर और रिसर्चेस हमें बताते हैं कि बेसिकली देयर टू मेजर टाइप्स, जिसको कहते हैं कि एंडोजेनस यानी अंदर से निकलने वाली बीमारी, और एग्जोजेनस यानी कि बाहर के सर्कमस्टांसेस कुछ ख़राब हुए, उससे कोई शख्स परेशानी में गया और बीमारी का आगाज़ हो गया। एंडोजेनस जो होते हैं, इट हैज़ टू डू विद जेनेटिक्स, कि फॉर सही। एग्ज़ाम्पल किसी की जीन्स में बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो फिर टाइम के साथ ग्रो करता गया और वो ट्रिगर हो गया और बीमारी जो है वहाँ से अपनी पेस पकड़ लेती है। या ब्रेन केमिस्ट्री के साथ, जिसको हम ऑर्गेनिक डैमेज भी कहते हैं, जैसे कई सही। दफ़ा हमें ये देखने को मिलता है कि कोई इंसान बिल्कुल ठीक चल रहा था अपनी डेली रूटीन में, बड़ा हुँ। फंक्शनल था और शादी भी है, बच्चे वगैरह सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, बड़ा हाई अचीवर है, गोल्स जो भी सेट करता था उसको अचीव करता था, लेकिन फिर अचानक जो है फैमिलीज़ हमें ये रिपोर्ट करती हैं कि देखने को मिलता है कि ये तो बिल्कुल कमरे में बंद हो गया, इसने खाना पीना जो है छोड़ दिया, या ऐसे लगता है कि ख़ुद से जैसे बातें कर रहा है, या बहुत एकदम से गुस्सा कर जाता है। सो जो ऑर्गेनिक डैमेज की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप भी बहुत अच्छे से बता बिल्कुल, सकते हैं, यूर अ बिल्कुल। डॉक्टर। सो ऑर्गेनिक डैमेज का मतलब है कि समथिंग दैट वाज ऑलरेडी primarily present हुँ। in your body, and with the progression of time वो ब्रेन की केमिस्ट्री या केमिकल्स में इम्बैलेंस हुआ, ट्रिगर हो गया। ट्रिगर हो गया, एग्जैक्टली और उसके बाद जो है वो आपका डैमेज बढ़ता गया और फिर हुँ। बीमारी जो है उसका आगाज़ हो गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं, ये तो एंडोजेनस था ना, अगर हम बात करें एग्जोजेनस जो है मेंटल इलनेसेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो कोई भी इन्वायरमेंट में से जो चीज़ है वो उसको ट्रिगर कर सकती है। जैसे फॉर हुँ। एग्जांपल पीपल विल बी फंक्शनिंग वेरी नॉर्मली इन देयर डेली रूटीन्स, लेकिन जैसे कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया, हुँ, या हुँ। जैसे आप देखते हैं कि नॉर्दर्न साइड पे या कोई माउंटेन्स में अगर लोग रहते हैं तो वो बड़े ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, और सही, उसके सही। बाद से कोई एंशियस हो गया, या फॉर एग्जांपल उसके बाद से जो है वो डिप्रेशन में चला गया, या हुँ। कोई लॉस ऑफ अ लव्ड वन, कोई आपका करीबी या कोई आपका प्यारा इस दुनिया से चला गया और उससे हुँ। पहले आप बिल्कुल ठीक थे, और फिर आप एक फेज़ से गुजरते हैं जो कि डिप्रेशन का हो सकता है, जो कि हुँ। क्लिनिकल इन नेचर भी हो बिल्कुल। सकता है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि जो कि इंडोजेनस है या एग्जोजेनस है, कोई इंटरनल है या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बीमारी आती है, तो उसको हमेशा जो है ट्रीटमेंट की तरफ हुँ, लेकर हुँ। आना चाहिए, बिल्कुल। इलाज की तरफ लेकर आना चाहिए। एंड वी डोंट एग्जैक्टली नो कि कौन सी बीमारी किस वजह से ट्रिगर होती है, और हुँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैप जो कि हमें बिल्कुल। देखने को मिलता है कि एक स्पेक्ट्रम ही है बेसिकली। एग्जैक्टली इट्स ऑन अ स्पेक्ट्रम। वी कैनॉट जस्ट पिनपॉइंट कि ब्लैक हाँ, और व्हाइट। देयर इज़ एग्जैक्टली, ऑलवेज़ अ ग्रे एरिया। ऑफ कोर्स। और इसी तरह कुछ मेंटल इलनेसेस के अंदर अद्वियात लेनी पड़ती हुँ। हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कईयों में जो है साइकोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव हुँ। होती है, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्कुल। बोथ। सो ये एग्जैक्टली नहीं रिसर्च हमें पिन पॉइंट करके बता सकती कि हुँ। कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, बट
the problem has begun, so it's your Yes. responsibility now to correct it. बिल्कुल जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें यही डिफ़िकल्टी आती है और अभी भी आ रही है कि वी डोंट हैव द एग्जैक्ट कॉज फॉर इट Yeah. वी हैव हाइपोथेसिस और वो भी इस तरह बने हैं कि कुछ मेडिकेशंस हम देते हैं जिनका Yeah. हमें पता है कि वो मेडिकेशंस क्या करती हैं Exactly. तो उन इफ़ेक्ट्स की वजह से हम बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे डिप्रेशन ले लिया वी डोंट नो व्हाट कॉजेज डिप्रेशन Yeah. लेकिन हमें पता है कि उसका हल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं Exactly, we know the एंटी solution. डिप्रेसेंट्स से जो डोपामीन और सेरोटोनिन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लेवल्स इंक्रीज होते हैं ब्रेन के अंदर तो मतलब इसका क्या बना कि जो डिप्रेशन बीमारी है उसके अंदर इन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है Yeah. तो इस तरह साइंस ने उसको सॉल्व किया है और जो आपकी बात को मैं अगर समराइज एक तरह से कर दूं Yeah. जो समझ आई है मुझे कि दो तरह के कॉज फैक्टर्स हो सकते हैं Yeah. मेजर इन मेंटल डिसऑर्डर्स एक हो गए एक्सोजेनस जी. एक हो गए एंडोजेनस एंडोजेनस वो हैं कि जिनका बाहर से कोई ट्रिगर नहीं है Yeah. इन्हें मेडिकल टर्म में अगर मुझे याद आ रहा है वो कहते हैं प्रेसिपिटेट होना Yeah, yeah. कि नॉट ट्रिगर बल्कि प्रेसिपिटेट होना पहले से ही एक चीज मौजूद, ऑलरेडी मौजूद थी वो किसी चीज की वजह से हो सकता है बाहर से हो Trigger सकता है हो गई। अंदर से हो Yeah. वो प्रेसिपिटेट हो गई है Yeah. ऑलरेडी इट वाज देयर एंड इट केम अप टू द सरफेस Yeah, और exactly. एक्सोजेनस इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं कि जो बाहर से ट्रिगर हुए Yeah. बाहर से कोई ऐसा इवेंट हुआ कोई साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हुआ Yeah. कोई सब्सटेंस यूज आ गया Yeah, that's very important कोई as well. मतलब डैमेज आया जिसकी वजह से वो एक डिसऑर्डर बन गया Yeah. तो ये तो हो गया कॉज फैक्टर्स Yeah. अब जसपाल साहब आप काफ़ी देर से चुप थे तो मैं सोचा कि आपको भी एक क्वेश्चन दे मारूं तो जी तो आपका क्वेश्चन है कि ये फिर साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल और साइकाइट्री और साइकाइट्रिक इलनेसेस ये क्या चीज़ें हैं और इनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और कब अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है और कब सिर्फ साइकोथेरेपी से काम चल जाता है देखिए इसमें सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अगर सिंपली इसको समझें तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि जो कि माइंड बेस्ड डिसऑर्डर्स होते हैं और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो कि ब्रेन बेस्ड होते हैं। यानी कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर जो अल्ट्रेशन आती है, जो तब्दीली आती है, जो बेसिकली नुक्स आता है वो आपकी थॉट्स के अंदर आता है, आपकी इमोशन रेगुलेशन डिसरेगुलेशन जो है वो होती है और फिर उसी को लीड करते हैं आपके बिहेवियर्स। लेकिन जो साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं उसके अंदर आपकी ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो चेंज होती है, केमिकल के इम्बैलेंस होने की वजह से ये डिसऑर्डर जो है सरफेस पे आते हैं। और इसके अलावा इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेवेरिटी लेवल पे कि अगर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है और लाइफ जो है डिसफंक्शनल होती है। बिल्कुल लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके साथ बहुत सारे आप ऐसे लोग देखेंगे जो अपने कामकाज में बिल्कुल ठीक होंगे, वो लाइफ के अंदर फंक्शनल होंगे, लेकिन वैसे उनके गुस्से के, मूड मजाज के उनके मसाइल जो है वो आपको वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलते हैं या बहुत ज़्यादा सैडनेस है उनकी लाइफ के अंदर। सही सो इमोशंस के हवाले से, नज़रियात के हवाले से जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लोगों को, उनको हम साइकोलॉजिकल कहते हैं क्योंकि वो माइंड बेस्ड हैं और ब्रेन बेस्ड जिनके अंदर हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होती है। सही। इसके अंदर ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने कि माइंड और ब्रेन के अंदर डिफरेंस क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंपली उसको समझें कि वो कैसे काम करता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारा हार्डवेयर है Yeah. और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा माइंड है। और हमारा जो हम ब्रेन है उसको ताबिया होना चाहिए हमारे माइंड के। और जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर या जो बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ जो लोग होते हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन जिनकी होती है, तो वहाँ पे जो मसला आता है वो यही आता है कि उनका जो ब्रेन है वो ओवर पावर होता है विद द सही। पैसेज ऑफ टाइम, केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से या मैल अडेप्टिव लर्निंग की वजह से जो है उनका ब्रेन जो ओवर पावर होता है, जिस वजह से नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचना या मूड का जो है बहुत जल्दी ही मूड का ख़राब हो जाना, छोटी छोटी सी Yeah. बात पे चिड़चिड़ापन, एमी एमी गुस्सा करने लग जाना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके ये आती हैं हमारे ब्रेन से। तो हमें ये इस चीज़ की तरफ फोकस करना होता है कि हम अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए अपने ब्रेन को उसके ताबिया करें, क्योंकि जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन का पार्ट ही बनती है। हर दिन हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ हमारे ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं उनको लेके
कि न्यूरल पाथवेज तो बन रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली चाहे वो अनकॉन्शियसली। बिल्कुल। लर्निंग तो हमारी हो रही है, चाहे वो अडेप्टिव है चाहे वो मेल अडेप्टिव है। सो कॉन्शियस लिविंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें कि आप जो है गोल परसिस्टेंट हो के चल सकें, आपको पता हो कि क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में रखनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको एडिटिंग करके अपनी लाइफ से निकाल देने की ज़रूरत है, जो आपकी आज की लाइफ में आपको हेल्प नहीं करती। वो कौन से नज़रियात हैं आपके। तो ये जो है सोल सर्चिंग वाली बात है कि आप देखते हैं इस चीज़ पे, और जहाँ पे और मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको, जहाँ पे आप देखते हैं कि जो है थेरेपी वर्क नहीं कर रही। और बिल्कुल। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो आपकी असेसमेंट जो है उसके दौरान वो आपको क्लियरली बता देते हैं कि आया कि आपके लिए सिर्फ थेरेपी ही काम करेगी या आपको साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। तो केमिकल इम्बैलेंस जो है वो कैसे बैलेंस होगा मेडिकेशन से। यस, वो तो मेडिकेशन के हिसाब से ही होगा। जब एक इम्बैलेंस आ चुका हुआ है तो उसमें हम बातें करके ज़्यादा काम नहीं ले सकते। Yeah. बिल्कुल। और मेडिकेशन का कुछ अगर ऐड कर दूं कि ज़्यादातर तो फर्स्ट लाइन सीबीटी ही कोई समझा जाता है ज़्यादा डिसऑर्डर्स के अंदर, कि एक ट्रायल दिया जाता है कि सीबीटी के ज़रिए पेशेंट को बेहतर बना लिया यानी जाए, बातचीत के ज़रिए। बातचीत के ज़रिए। बिल्कुल। लेकिन अगर सीबीटी काम नहीं कर रही तो मेडिकेशन हाजिर है। अगर कुछ इम्बैलेंस है, जैसे बताया न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और इमीडिएट ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको ठीक ना किया गया तो पेशेंट या तो अपने लिए हार्मफुल बन सकता है, सुसाइडल हो सकता है, या दूसरों के लिए हार्मफुल हो Yeah. सकता है, होमिसाइडल हो सकता है, या कोई इम्पल्सिविटी की वजह से, रैश डिसीजन की वजह से कोई नुकसान कर सकता है। तो ये तो कुछ मेजर चीज़ें हैं जहाँ पे मेडिकेशन इंडिकेटेड हो जाती है। Yeah. इसके अलावा जो डिसफंक्शनैलिटी आ गई है अगर उनकी लाइफ के अंदर, अगर उनकी लाइफ के अराउंड 3 to 4 आवर्स पर डे अफेक्ट हो रहे हैं इस डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, तो तब भी उनको कोई ना कोई मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। इसी तरह जो लोग सीबीटी को फॉलो थ्रू नहीं कर पाते, जो रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, तो Yeah. उनमें भी उनको इंसाइट डेवलप करने के लिए एज अ फर्स्ट स्टेप कोई ना कोई मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे आपकी बात से मुझे बात याद आई तो मैं जी, चुप जी। नहीं रह सका। श्योर कि जैसे अभी आपने बात की कि रिसेप्टिविटी के लिए मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो बाइपोलर की एक सिम्टम है ग्रैंडियोसिटी। बिल्कुल। अब जो पेशेंट मैनिया के साथ या हाइपोमेनिया के साथ होता है, बाइपोलर का शिकार पेशेंट, उसे सबसे बड़ा तो गुमान यही होता है कि जितना मुझे पता उतना किसी को नहीं पता। बिल्कुल, मैं तो खुद अपना डॉक्टर हूँ। एग्जैक्टली और ऐसे पे आप जो है अगर ये कहें कि मैं काउंसलिंग से ही इसको जो है वो चेंज कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेडिकेशन से मदद लेनी पड़ती है, वो उनको रिसेप्टिव बनाती है, देन ही आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और सीबीटी का भी जो आप बात कर रहे थे कि सीबीटी के अंदर भी फिर हमें देखना पड़ता है, बाज़ दफ़ा टॉक थेरेपी और सीबीटी के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सीबीटी को जो डिफ्रेंशिएट करती है टॉक थेरेपी से चीज़, वो ये है कि सीबीटी के अंदर हम कुछ पेशेंट को असाइनमेंट्स देते हैं। इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आया पेशेंट पढ़ा लिखा है, क्या आप उसको असाइनमेंट्स देंगे तो वो कर भी पाएगा कि नहीं। तो इससे ज़्यादा जो है जल्दी ही प्रोग्रेस जो है सामने आती है। तो इन चीज़ों को भी हम देखते हुए ट्रीटमेंट इंटरवेंशन जो है वो करने की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और आखिरी बात कि ये सारी बातें एक प्रोफेशनल ही आपको बता सकता very है। important. वी कैन सिट हियर एंड डिस्कस दिस इन लेंथ, लेकिन जब तक एक प्रोफेशनल आपके साथ मिल के बैठ के आपकी हिस्ट्री सुन के, आपकी फैमिली से हिस्ट्री ले के एक प्लान नहीं आपको देगा, तो वो यहाँ पे हमारी बातें इधर ही रह जाएंगी। Yeah. तो आपने अगर कोई भी इशू है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का इशू है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अवेयरनेस लेके ये नहीं समझना कि मैं अपना इलाज भी कर सकता हूँ खुद। आपने फिर भी एक प्रोफेशनल के ओपिनियन पे जाना है जो आपके Yeah. साथ जो एसोसिएटेड है, जिसने आपकी हिस्ट्री आपसे ली है, जिसने आपकी हिस्ट्री आपकी फैमिली से ली है, तो तब जाके उसने कोई प्लान बनाया है कि इतनी मेडिकेशन, इतनी डोजेज में आपको रिक्वायर्ड है, इतनी सीबीडी की ज़रूरत है, इतनी Yeah. कोई काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है, तो वो एक प्रोफेशनल का ही डिसीजन होगा, एक साइकाइट्रिस्ट, एक कंसल्टेंट का ही डिसीजन होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और इस छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे। हमारा टॉपिक मैं याद करवाता जाऊँ, मेंटल हेल्थ और उसका स्टिग्मा, जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे ज़्यादा।
अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, क्या नॉर्मल चीज़ है, क्या एबनॉर्मल है, ये डिसऑर्डर्स जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, ये मेजर क्या डिसऑर्डर्स हैं, किस तरह होते हैं, और इनको मैनेज करने के लिए कब साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कब मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ये जो डिसफंक्शनैलिटी की हमने बात की, Yeah. एक वन ऑफ द 4 डीज़ Yeah. जो डेंजर, डिस्ट्रेस और डिसफंक्शनैलिटी, ये डिसफंक्शनैलिटी क्या चीज़ है मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर, और इस डिसफंक्शनैलिटी से क्या इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं और इसको कैसे डील कर सकते हैं। सो बेसिकली डिसफंक्शनैलिटी का मतलब है कि यू आर अनएबल टू फंक्शन इन द राइट वे। यानी कि जैसे DSM-5 TR में भी हर डिसऑर्डर के नीचे जो है उन्होंने क्राइटेरिया में बिल्कुल, मेंशन बिल्कुल। किया होता है कि देयर इज डिसफंक्शनैलिटी इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। Yes. क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर सपोज टू फंक्शन इन आवर रोल्स इन द सोसाइटी, और जो भी हम करते हैं हमारे जैसे रोल्स होते हैं कुछ। एग्जैक्टली जैसे अगर कोई टीन है या कोई एक माइनर है या एडोलेसेंट है तो उसने पढ़ना है, और अगर वो किसी बीमारी का शिकार है तो उसकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होगी। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई एडल्ट है, वो काम करता है, रिलेशनशिप्स उसने मैनेज करने हैं, अपने आप को मैनेज करना है, तो ये हमें चीज़ देखने को मिलती है इन डिसफंक्शनैलिटी कि उसके काम पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डिप्रेशन है तो उनके लिए जो है मोटिवेशन ढूंढना कि रोज़ उठ के जो है काम करना है या काम पे जाना है, उसके अंदर हमें जो है डिसफंक्शनैलिटी देखने को मिलती है कि जो करने वाली चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स के अंदर अ लॉट ऑफ मेंटल इलनेसेस हैव सिम्टम्स ऑफ एग्रेशन, जैसे बाइपोलर के अंदर या स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर या इवन इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी अगर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो देखने को मिलती है कि उसको राइट तरीके से जो है उसका इजहार नहीं किया जाता, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप्स पे स्ट्रेन आता है, बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। एंड देन अगेन आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी इमोशनल रेगुलेशन है या आपके फ़ैसले करने की जो सलाहियत है वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। आप कोई फ़ैसला नहीं ले पाते, आप कोई काम शुरू नहीं कर पाते, आप वो भी काम नहीं कर पाते फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि आपको करने चाहिए हैं या आपको आपसे जो है एक्सपेक्ट किए जाते हैं। एग्जैक्टली जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाते हैं, और जो आपके रोल्स हैं कुछ, क्योंकि इन आर डेली लाइफ मेरे कुछ रोल्स हैं एज अ प्रोफेशनल, एज यू नो एन इंडिविजुअल, या जैसे अगर कोई सोशल रोल्स हैं, ऑक्यूपेशनल रोल्स हैं, तो उसके अंदर जो है फंक्शनैलिटी इफ़ेक्ट होती है कि जो ग्रोथ की तरफ हमें जाना चाहिए है, और जहाँ पे ग्रोथ डिमांड करती है कोई भी आपकी जो ये रोल्स हैं, वहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है कि जो बेयर मिनिमम के ऊपर भी कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा। और इसी तरह फिर आगे इसके सिवेरिटी लेवल्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को माइल्ड लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, माइल्ड डिसफंक्शनैलिटी होगी, फिर मॉडरेट है, फिर सिवियर है और प्रोफाउंड है। तो इसके बहुत सारे लेवल्स भी हैं जिसके ऊपर हम क्लिनिकली देखते हैं कि कोई कितना डिसफंक्शनल है और उस हिसाब से उसको हेल्प जो है वो दी जाती है। किस सेवेरिटी पे वो लैंड कर रहा है। इसी से मैं एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आया हुआ फ्रॉम बीबी आयशा। बीबी आयशा साहिबा ने एक क्वेश्चन किया है, मेरा ख्याल है कि इसी से रिगार्डिंग है काफ़ी ना। हाँ जी। वो कहती हैं कि उनका बेटा है जो रात के वक्त पबजी खेलता है, सुबह के वक्त सोता है, कॉलेज स्कूल जाने पे अगर उन्हें उठाया जाए तो वो उठता नहीं है, बहस बहाइसा करता है, लड़ाई पे आ जाता है। तो एक पूरी सेंस बन रही है डिसफंक्शनैलिटी एग्जैक्टली। तो हम पूछ रही हैं कि क्या किया जाए, क्या हल क्या हो सकता है इसका। तो अगर आप ही इसका जवाब दे दें, क्योंकि हमने ये टॉपिक राइट नाउ ही कवर किया है कि डिसफंक्शनैलिटी कैसे आ सकती है और किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे काफ़ी बाकी लोगों की भी मदद होगी। अब डेफिनेटली जब हम डिसफंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं और कोई टीन है, कोई 16 इयर्स ऑफ एज है, तो उसको अपना रोल को जो है समझना है कि एज अ 16 ईयर ओल्ड उसने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुत जो एक मेजर चंक है दैट गोज़ टू हिज एजुकेशन, कि उसने स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, और बाकी जो भी लेजर एक्टिविटीज़ हैं वो सेकेंडरी हैं।
सो जो प्राइमरी रोल है किसी भी 16 ईयर ओल्ड का, उसको समझने की ज़रूरत है सबसे पहले। और कई दफ़ा ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी समझ नहीं पा रहे होते कि किस तरह से डील कर रहा है, तो उसके अंदर इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप प्रोफेशनल हेल्प को जो है वो सीक आउट करें। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें इनके केस में, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ dysfunctionality in the child's daily routine, और उसमें as parents what they can do is कि they can learn the right ways to parenting, कि Yes. हमने जो है as parents हमारा रोल क्या है, बच्चे को जो है अगर हेल्प दिलवानी है तो हेल्प किस तरह से हमने दिलवानी है, या अगर हमने घर का माहौल बेहतर करना है तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप अपने लेवल पर भी जो चीज़ों को समझें, लेकिन साथ ही साथ प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। यू नेवर नो कि अगर कोई टीन है, अगर उसके अंदर इतने बिहेवियरल चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है उसमें मसाइल आ रहे हैं, तो कोई आने वाले वक्त में ये ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, एग्रीवेट भी कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि नॉर्मल टीन बिहेवियर क्या होता है, कि सही। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आप टीन्स में होते हैं, तो आपके Rebelliousness जो आ हाँ जाती है। रिबेलियस भी होते हैं, हार्मोनल आपके चेंजेस होते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज होती है, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा स्टडी करें। बट इट्स नेवर गोइंग टू कॉज एनी हार्म कि आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प एक लें, रिव्यू बल्कि ले लें। हाँ आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेगी वहाँ से। बिल्कुल। सो आई होप कि बीबी आयशा साहिबा को अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है, क्योंकि हमारा शो ही है यू आस्क फॉर इट। Yeah. आप पूछते हैं और हम बताते हैं, तो आप ज़रूर एक प्रोफेशनल ओपिनियन भी लें, और हमारे जो बाकी वीडियोस हैं रिगार्डिंग पेरेंटिंग, डॉक्टर सदाकत की मल्टीपल वीडियोस हैं ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, उनसे भी आप अपनी अवेयरनेस, अपनी एजुकेशन ले सकती हैं। तो हम आगे चलते हैं। जसपाल साहब काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ भी हम वापस जाएं, ताकि वो भी हमें बताएं कि ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, इन पे इतना स्टिग्मा क्यों होता है जसपाल साहब? ये जब बंदे को कहा जाता है कि भाई आपका डिप्रेशन का मामला है, बाइपोलर का मामला है, तो वो एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आता कोई भी। पहला ही उसका लफ्ज़ होता है कि नहीं भाई, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल फाइन, मुझे कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, और मसला होगा तो आपका होगा, यहाँ जिसने मुझे जो मुझे इधर लेके आया है उसका मसला होगा। तो आप उनसे जाके बात करें, उनकी मेडिकेशन करें, उनकी काउंसलिंग करें, मुझे आप छोड़ दें। तो वाई इज़ जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनके अराउंड इतना ज़्यादा स्टिग्मा क्यों है अभी भी एसोसिएटेड? देखिए बिल्कुल ये बहुत ऑब्वियस है कि जब हम फिज़िकली किसी भी डिज़ीज़ की बात करते हैं, कोई फ़िज़िकल इंजरी की बात करते हैं, कोई भी हमें मसला आता है, तो उस पर हमारी एक्सेप्टेंसी जो है बहुत जल्दी आ जाती है। हम मान लेते हैं कि हाँ मेरे साथ ये मसला है, मुझे डायबिटीज़ है या मुझे हाइपरटेंशन है। लेकिन जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात आती थी या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात आती है, तो वहाँ पे कबूलियत ना आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है अपनी वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अपनी वल्नरेबिलिटी यानी कि मेरे साथ कोई मसला हो सकता है उसको एक्सेप्ट हम क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे जो है सोसाइटी के अंदर है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है शेम, कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे साथ कोई मसला हो सकता है, हमारा भी पुर्जा ख़राब हो सकता है। एग्जैक्टली Yeah. तो जब हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तो वहाँ पे जो है एक्सप्रेसिव हम नहीं हो पाते, हम सप्रेशन की तरफ जाते हैं। और ये जो है एक मल्टी जनरेशनल लर्निंग है बेसिकली, कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी अरसों से कई सालों से ये चीज़ सीखी होती है कि हम एक्सप्रेस ना करें अपने आप को, कि हम क्या हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। ख़ास करके अगर हम इमोशंस की बात करें तो हम यूजुअली जो है अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। हमारे इमोशंस जो कि अल्लाह पाक का बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है हमारे अंदर, जो ज़िंदगी फूंकता है हमारे अंदर, तो हम उसकी आवाज़ को उस पर गौर नहीं करते, और जो मैसेजेस होते हैं हमारे इमोशंस के पीछे हम उनको नहीं जानते, और उसके मुताबिक हम जो है कोई तरीक़ाकार अपनाते नहीं हैं। तो जो इमोशनल सप्रेशन है बेसिकली वही जो है इस तरफ लीड करता है कि हम अपने आप को मानते नहीं कि हमें कोई मसला हो सकता है, और जब हम इस चीज़ पे हों कि मेरे साथ कोई मसला हो नहीं सकता, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए कहीं रुजू करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सही। तो सबसे पहले तो हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की तरफ बिल्कुल। जो है वो आना चाहिए, अपनी बातचीत वल्नरेबिलिटी की को तरफ जो है आना भूलें और इस शेम से बाहर निकलें कि हाँ इश्यूज़ जो है वो हमारे साथ हो सकते हैं, यस। क्योंकि जो इमोशंस हैं वो कभी मरते नहीं हैं।
वो जो है जैसे न्यूटन का भी एक है, आप लॉ सुना होगा कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जब तब्दील होती है लेकिन डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं होती। तो जो हमारे इमोशंस हैं वो भी इसी तरह से, और इसी तरह से जब हमारे इमोशंस पाइल अप होते रहते हैं, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे साथ कोई मसला है और मुझे हेल्प लेनी चाहिए, और हम सप्रेस करते हैं ये सोच के कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, क्योंकि जो शेम है उसका ओरिजिन भी यही है कि हम जो है कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इट्स नॉट ओके टू बी थिंक अबाउट माई सेल्फ, इट्स नॉट ओके टू मेक मिस्टेक्स। हम गलती करने से बहुत डरते हैं क्योंकि बचपन से हमने सीखा होता है कि अगर आप गलती करोगे तो यू आर नॉट गुड इनफ। यस, 100/100 आना चाहिए। एग्जैक्टली ये जो बात है कि 100/100 आना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें अपने इमोशंस का, जज्बात का इजहार करने से रोकती हैं, और क्योंकि जज्बात हमारे एनर्जीज होती हैं तो फिर बुरे तरीके से हमारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है। इवन अगर कोई बंदा क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ है बहुत लंबी अरसे से, तो उसका स्टमक बहुत अपसेट रहता है। बिल्कुल। जो रिसर्चेस बताती हैं कि आपकी जो आपके जज्बात हैं वो फिर आपकी बॉडी जो है वो बोलती है, उनका इजहार करती है। पेट में रह जाते हैं जज्बात और फिर गुर करके वो बोलते हैं कि मुझे बाहर निकालो। एग्जैक्टली तो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए कि जो शेम है, जो कि जिस पे डॉक्टर स्ताकर साहब की बुक भी है कि शेम जो कि बांध के रख देती है, तो टॉक्सिक शेम जो है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। पहले तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसकी मैनिफेस्टेशन हमारे रवैयों में, हमारी सोचों में कैसे होती है, क्योंकि जो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये शेम का। तो इस पे बहुत सारी जो है विलिंग वेज के ही प्लेटफॉर्म से मैं व्यूअर्स को कहूँगा कि वो देख सकते हैं वीडियोस डॉक्टर स्ताकर साहब की या अदर प्रोफेशनल्स की हैं, तो उनको सुन के गाइडलाइन लेते हुए वो इस पे काम कर सकते हैं, और जो स्टिग्मा है ये मेंटल हेल्थ का उससे बाहर उभर सकते हैं, और जब वो इससे उभरेंगे तभी वो हेल्प लेने की तरफ जाएंगे और उनकी ज़िंदगी जो है वो सहल होगी। बिल्कुल, ये तो हो गया कि इस वजह से ये स्टिग्मा मौजूद है। अच्छा, मुझे इसमें वो कुछ हिस्ट्री भी याद आती है जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ, फैमिली के साथ भी काफ़ी बार डिस्कस करता हूँ। जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इट हैज़ नॉट बिन दैट लॉन्ग कि इनका जो ट्रीटमेंट होता था वो असाइलम्स में, सैनिटोरियम्स में, पागल खानों में, बल्कि बंद करके पेशेंट को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है और ताला लगा दिया है और उन्हें मारा जा रहा है कि इससे डिसऑर्डर समझा ही नहीं जाता था। तो ज़्यादा स्टिग्मा वहाँ से भी मेरे ख्याल से अभी आता है कि अभी तक हम उस पैटर्न पे नहीं पहुँच सके, उस लेवल पे नहीं पहुँच सके कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकें एज अ डिसऑर्डर, एज अ डिज़ीज़। जैसे बाकी बीमारियाँ हैं, जैसे हमारे हाथ का कोई मसला होता है, हमारे पेट का कोई मसला होता है, हमारी आंखों का कोई मसला होता है, तो हम फ़ौरन भागते हैं डॉक्टर की तरफ। लेकिन जब हमारे मेजर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जिसने पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, ब्रेन का कोई इशू हो रहा है, तो उसको हम छुपाने की तरफ चले जाते हैं। तो ये जितना मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स के बारे में स्टिग्मा है, इसको अवेयरनेस के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। एक तो शेम को हील करके, अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करके, दूसरा बाकियों की हेल्प करके अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, जो इसीलिए हम रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं विद यू आस्क्ड फॉर इट, और इसी टॉपिक को बार बार हम शेयर करते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं, ताकि ये स्टिग्मा जो है अब काफ़ी कम हो जाए। अगर ख़त्म नहीं हो सकता तो कम एटलीस्ट हो जाए। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा वो रिगार्डिंग ये मिथ्स, ये गलत फहमियाँ इन्हीं के बारे में है जो रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और उसका हम आगाज़ करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए, और जिस तरह बीबी आयशा साहिबा ने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, तो आप भी अपना सवाल, अगर कोई भी सवाल है, वो हम तक पहुंचाते रहिए थ्रू लाइव फेसबुक, थ्रू लाइव यूट्यूब कमेंट सेक्शन। हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हम तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। हम उसको अपनी लाइव शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो यू आस्क्ड फॉर इट। हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक जितनी चीज़ें आ सकती हैं कि नॉर्मल क्या चीज़ है, नॉर्मल मेंटल हेल्थ क्या होती है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये किस तरह डिसऑर्डर्स डेवलप कैसे होते हैं, क्या कॉज फैक्टर्स हैं, इनको मैनेज किस तरह किया जाता है, इनमें मेडिकेशन की कब ज़रूरत होती है, इनमें साइकोथेरेपी से कब तक काम चलाया जा सकता है, और क्या डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है। और अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है,
हम कुछ कॉमन मिथ्स जो हैं, कॉमन गलत फहमियाँ जो सोसाइटी में हमारे बहुत कॉमन है, और पाकिस्तान में तो इनका रवाज इस तरह है कि हर घर की कहानी है कि ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जो आप नफसियाती बीमारियां कह रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये तो बस बीमारियां नहीं, कमज़ोरियां हैं। या ते मिस मरियम, आपका क्या ख्याल है कि ये तो कमज़ोरियां ही होती हैं हाँ ज़्यादातर, ये कि ऐसा नहीं कि मतलब कि अब एक बंदा है, उससे अपना काम नहीं हो रहा, तो कमज़ोर सा बंदा है, हाँ अगर वो उठ के काम करना शुरू माड़ा कर दे, जय बंदा है थे हाँ जी, महाराज है बंदा है, हाँ तो अगर वो अपना काम करना शुरू कर दे तो बीमारी कहाँ की गई, ख़त्म हो हाँ जाए सब कुछ। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तू कम कर, तू ए कर, ते ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने पहले पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घुमाई कि मेंटल इलनेसेस जो हैं वो या अंदरूनी कोई मसले की वजह से ट्रिगर हो सकती हैं, यानी ब्रेन केमिस्ट्री में ख़राबी की वजह से हो सकती हैं, या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो भी कोई बीमारी है वो ट्रिगर हो सकती है। तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस कि कोई कमज़ोर है, क्योंकि हम सभी वल्नरेबल हैं और हम सब में जो है ये टेंडेंसी मौजूद है कि अगर हम बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं तो हमारे अंदर डिसफंक्शनैलिटी भी आ सकती है। सो इट्स नॉट बिल्कुल। अ साइन ऑफ समबडी बीइंग वीक, बल्कि ये तो बहुत करेज वाली और हिम्मत वाली बात है कि अगर कोई मेंटल इलनेस का शिकार है और वो अपने लिए हेल्प सीक आउट करता है और इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है कि भाई मेरे साथ या मेरे इमोशंस में या मेरी सोच के अंदर या डिसीजन मेकिंग में बड़ी डिसफंक्शनैलिटी है, तो इसको मुझे ठीक करना चाहिए। सो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस जो इस तरह से हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि बिल्कुल। एक खाना पीना अपना ठीक कर लेगा, गाजर मूली खा लो तो आप ठीक हो तो शादी जाओगे, करा दो, सब या कुछ हमारा शादी ठीक हो करा जाएगा। दो, या जो है ये कोई काम करा दो इसको, ये कोई कारोबार कारोबार कर करा लेगा, दो, कोई बिजनेस नौकरी, करवा दो। तो उससे जो है स्ट्रेस और बढ़ सकता है। नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स डोंट मैटर, ये भी ज़िंदगी के अंदर जो है चीज़ें सारी होनी चाहिए हैं और ये भी बड़ी अहमियत रखती हैं, लेकिन अगर किसी की मेंटल हेल्थ जो है वो एट स्टेक है तो फिर बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। यानी बिल्कुल। जान है तो जहान है, तो बिल्कुल। वो जान आपकी मेंटल हेल्थ की शक्ल में हो सकती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की शक्ल में हो सकती है। और जैसे हु की हमने बात की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी कुछ डोमेन्स हैं, बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल डोमेन, तो इन सब में जो है हेल्थ जो है इसकी वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर किसी एक एरिया या डोमेन में भी होगी तो फिर आप फंक्शन नहीं कर बिल्कुल, पाएंगे। बाकी डोमेन्स भी उस तरह अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली या और जो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, इनके पीछे फिज़िकल एस्पेक्ट होता है, या इनके पीछे पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही होती है, तो ये सिर्फ वीकनेस का साइन नहीं है। या ऑफ कोर्स अभी इस तरह के जो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट नहीं आ सके, जिस तरह ब्लड शुगर हो गई, इंक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ हो गई, तो हम उसको एक नंबर के तौर पे बता सकते हैं कि ये लें आपकी 200 शुगर है इस वक्त, ये लें इस वक्त आपकी 50 शुगर है। तो इस तरह अभी कुछ टेस्ट आए नहीं है इस एडवांसमेंट के लिए जो हम बता सकें कि आपकी मेंटल हेल्थ इतनी है इस वक्त, या तो उसका मुश्किल आती है। और इस वजह से पीछे जो हमारी मिथ्स चल रही होती हैं कि नहीं ये कमज़ोरी की निशानी है, बस हाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तो या ये एक मिथ ही, इसको रहने दें और या आगे हम बढ़ते हैं इस अवेयरनेस के साथ कि ये सिर्फ और सिर्फ कमज़ोरी का मामला नहीं है, ये प्रॉपर एक बीमारी है जिसको इलाज की ज़रूरत है। एग्जैक्टली इसी तरह डिस्कस किया जाता है, समझा जाता है कि जो बीमारी है मेंटल डिसऑर्डर्स की, उसके अंदर सीबीटी, टॉक थेरेपी, या डीबीटी, ये सारी थेरेपीज़ की ज़रूरत उसको पड़ती है जो कह लें निकम्मा होता है, कोई पागल होता है, पागल होता है, दीवाना होता है। दीवाना होता है, क्रेजी पीपल। या उन्हें, मैं तो थोड़ी पागल हूँ, मुझे थोड़ी किसी हाँ थेरेपी की ज़रूरत है। तो जसपाल साहब, आपने कभी सुना हो, किसी पेशेंट से सुन लिया, किसी बंदे से सुन लिया कि भाई मैं नहीं आपसे ले रहा, मैं थोड़ी पागल हूँ, आप पागलों की जाके थेरेपी करो, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल, ये जो गुमान है ये मोस्टली लोगों के अंदर पाया जाता है कि अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट ना करना। और जब थेरेपी की बात की जाए या कहा जाए कि आप कहीं से काउंसलिंग लें अपने मसले के लिए, तो फर्स्टली जो है हर कोई डिनाई कर देता है कि नहीं मेरे साथ तो ये मसला नहीं है।
तो क्योंकि हम इस चीज़ को अपनी अना पे ले आते हैं, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि किसी की हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की। बिल्कुल। तो जब हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं किसी के फीडबैक को, तो वहाँ पे हम हेल्प की तरफ जो है वो नहीं जा पाते। और क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जैसे हमें वैसे किसी इंसान के ऊपर जो है बहुत रहम आता है, अगर किसी को फ़ीवर हो तो हमारी कितनी कोशिश होती है कि इसका ध्यान रखा जाए। अगर वो बिल्कुल। वॉमिटिंग भी कर दे तो फिर हम कितनी केयर करते हैं उसकी, ये सोचते हुए कि ये बीमार है। तो इसी तरह से रवैयों की भी बीमारियां होती हैं, सोचों की भी बीमारियां होती हैं, नज़रियात भी बीमार हो सकते हैं किसी के। तो बिल्कुल। उनसे जो किसी इंसान जो इंसान परफॉर्म करता है या जो उसके रवैये सामने आते हैं, उनको भी हमें बीमारी के लेंस से देखने की ज़रूरत है, और उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कि वो हकदार हैं और हेल्प के हकदार हैं जिस तरह बाकी बीमारियों के हवाले से जिन पे हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसे एक आम और जो मिथ्स क्या जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह बच्चों के हवाले से भी कि क्या बच्चों के अंदर भी मसाइल हो सकते हैं, क्या ये नफ्सियाती मसाइल बच्चों के अंदर भी देखने को आते हैं। तो जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता, अब जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, तो जिन लोगों को इनके बारे में शऊर नहीं होता, तो वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर उसको लर्निंग में कोई मसला आ रहा है, अगर उसको अच्छे से बोल नहीं पा रहा, यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन उसके डिले हैं, जिस टाइम पे किसी बच्चे को कोई ख़ास काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा उस तरह से, तो ग्रोथ के अंदर कोई मसाइल आते हैं, डेवलपमेंटल कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो यही समझते हैं कि शायद जो है ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या वो He'll grow out of it. एग्जैक्टली, या पता ना होने की वजह से वो राइट प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते कि Yeah. जहाँ से वो हेल्प ले सकें, सही। हॉस्पिटल की तरफ वो नहीं जाते। और ऊपर से क्योंकि जो है कॉमन सेंस जो है उससे ऑपरेट करते हुए किसी की सुनी हुई बात पे कि बस इसको ऐसे ही कबूल कर लें, या ये आपका बच्चा जो है ये वैसे ही झल्ला है या सीधा है, तो इस तरह की जो बातें सुनने को मिलती हैं, जिससे वालिदैन अंदर ही अंदर सड़ते कुड़ते रहते हैं, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से राइट टाइम पे राइट इंटरवेंशन नहीं ले पाते, और मज़ीद बच्चे की ज़िंदगी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आती हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर भी ये मसाइल हो सकते हैं, और जिन चीज़ों को बाज़ दफ़ा वालिदैन बहुत नॉर्मल समझ रहे होते हैं। अब जैसे आम ही आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा फुर्तीला आपको नज़र आता है, जो टिक के कहीं बैठ नहीं रहा, तो उस पे जो है घर वाले बगैर फ़ख्र से बता रहे होते हैं, और ऐसे बच्चे के बाज़ का स्कूल में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, या वहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस भी हो सकती है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा फुर्तीला है, और इस चीज़ में बड़ा मान महसूस कर रहे होते हैं, बड़ा एक्टिव है। बहुत Active ज़्यादा है। एक्टिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है हमारा बच्चा है। तो ये चीज़ें जो है ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ भी लीड कर सकती हैं। जैसे बिल्कुल। ADHD जो है बच्चों के अंदर एक पाया जाता है, एक ज़हनी मर्ज़। तो इनका पता होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। जैसे जहाँ से हमारी बात आगाज़ हुई थी कि नॉर्मल का जब तक आपको पता नहीं होगा तो डिफरेंशिएट करना फ्रॉम एबनॉर्मल बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, Yeah. और जब तक हम नॉर्मल को सोसाइटी के लेंस से, जो कि कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, उसके लेंस से हम देखते रहेंगे, तो हम बड़ी आसानी से कहेंगे कि हमारे घर में तो ऐसा आम है, और मैल अडेप्टिव लर्निंग हमारी होती रहेगी, और बच्चों के रवैयों को भी हम वैसे ही अडेप्ट करते रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो वो प्रोग्रेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। Yeah. बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी इस तरह के भी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये जो फुर्तियाँ आप कह रहे हैं बच्चों में या बड़ों में इवन, ये जो ज़्यादा एनर्जी आ गई है इनमें, ये जिन चमर गया इनको। ये कोई काला जादू कर दिया है। हाँ। फुप्पो ने, मैंने देखा था, उसने कुछ पढ़ के फूका था मेरे बेटे पे, तब से ये ख़राब है, तब से ये अपने कमरे से नहीं निकला। इसको जिन चमड़ गए हैं, या किसी नज़र लग गई है। नज़र लग गई है। Yeah. ये अब इसको तो स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत होगी, अब इसको तो किसी पीर बाबा के पास लेके जाने की ज़रूरत होगी। तो मिस मरियम, आपका क्या ख्याल है कि ये जिन्नात, ये काला जादू हो सकता है कि इसकी वजह से डिसऑर्डर्स आ जाएं, मेंटल डिसऑर्डर्स आ बड़ा ही जाएं? कंट्रोवर्शियल सा सवाल आपने मुझसे किया डॉक्टर अहमद, लेकिन जिस कल्चर में और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और इसका जो एक रिलीजियस सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड है, तो उसके अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। और अगर हम DSM की भी बात करें, DSM-5, हाँ, DSM-5 TR की भी बात करें, तो उसके अंदर वो ये नहीं कहता कि नहीं, कोई कल्चरल चीज़ को हमने मानना नहीं है। वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप उसको रूल आउट ज़रूर करें,
लेकिन उसको आप एक सोल रीज़न नहीं बना सकते फॉर एनी मेंटल इलनेस एंड इट्स डेवलपमेंट कि भाई खाली जिन्नात की वजह से, नज़र की वजह से, या किसी ने कोई काला जादू कर दिया उसकी वजह से जो है ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो बीमारियां होती हैं वो अलामात से, यानी जो सिम्टमोलॉजी है उससे पहचानी जाती हैं। बिल्कुल। और हो सकता है कि वाकई अगर किसी में कोई जिन वगैरह हो तो उसके अंदर भी वो सिम्टम्स आ रहे हों। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो एक हमें यहाँ पे एक मिलता है मेंटल इलनेसेस का एक ब्रेन केमिस्ट्री के साथ जिसका ताल्लुक है, वो ये है कि दवाई जब देते हैं और अगर कोई ठीक हो रहा है उससे तो डेफिनेटली इट्स अ ब्रेन या बिल्कुल। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो नॉट सेइंग कि दम ना करें दम भी करें और जो Medicine भी है लें। हाँ मेडिसिन भी लें। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि नॉट सेइंग कि आप अपने रिलीजन को छोड़ दें और बिल्कुल ही बिल्कुल। आप उस के अगेंस्ट हो जाएं, बट यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अदर ऑप्शंस विच are more scientific in nature, if I Yes. am allowed to say that. Evidence Yeah, based. exactly. If they're evidence based और अगर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी की ज़रूरत है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम कह रहे हैं कि किसी से दम कराने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसी तरह किसी प्रोफेशनल से मदद लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। सो ये तो हो गया कि कुछ चीज़ें हमने जो अहाम सुनी हुई हैं Yeah. वो कितनी गलत रही हैं। Yeah. तो हमें नए नज़रियात की ज़रूरत है जो डॉक्टर सदाकत हमेशा कहते रहते हैं, वी हैव टू लीव बिहाइंड द बिलीव्स दैट डोंट Yeah. सर्व अस एनीमोर। Exactly. वी हैव टू मेक न्यू बिलीव्स जो हमें सर्व भी करें। Yeah. तो इसी तरह एक बात है कि जो डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन, Yeah. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, ये तो बस अफसरदा है, हर कोई हो जाता है, हर कोई डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टर It's साहब, just a phase. इट इज़ जस्ट अ हाँ, फेज। ये आप निकल आएगा। ये क्या कह रहे हैं कि इसको मेडिसिन की ज़रूरत होगी, अब इसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होगी, ये करने की ज़रूरत होगी, बस 2 दिन दें इसको, हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। अब सैडनेस और डिप्रेशन में भी फ़र्क है। लाइक डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल टर्म एंड सैडनेस इज़ जस्ट अ स्टेट जो कि किसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से हो सकती है। इट इज़ एन इमोशन। हाँ, इट्स एन इमोशन एंड डिप्रेशन कम्स विद अ लॉट ऑफ सिम्टम्स। Yes. ठीक है, और उसकी जो है अगर कोई उस सिम्टमोलॉजी को फुलफिल करेगा, उस Yes. क्राइटेरिया को मीट करेगा तो वो डिप्रेशन का शिकार है। अदरवाइज जो है वो खाली हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो सैड ही है। सैडनेस हाउएवर इज़ अ पार्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस्ड मूड जिसे कहा जाता है। एग्जैक्टली कि वो इतनी ज़्यादा जो है सैडनेस में है कि उसमें मोटिवेशन नहीं है, वो अपने डेली जो है टास्क्स वो नहीं कर पा रहा, अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, हाइजीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हुई है उसकी वजह से। जिन चीज़ों में उसे हाँ, पहले मज़ा आ रहा था वो नहीं आ रहा। एग्जैक्टली एक सीवियर फॉर्म हो सकती है कि जिसमें उसको सुसाइडल आइडिएशन हो रही है कि कि ख़त्म ही अपने कर आप दूँ। को मारने की एग्जैक्टली सोचे बना रहा है, अपना प्लान कर रहा है। क्या तो दैट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। Exactly, और जब मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती Exactly. है। That's what I was going to say. कि mild level पे psychotherapy can work, but when we're talking about the severity levels of disorders, तो moderate to severe or the profound level is where you need medications. So depression has a lot of symptoms, Yes. and it's a good idea to just Google them. And sadness is a part of it. It's not something कि बस दुखी जाएगा, दवा करा दो ठीक हो जाएगा, नो कुछ खवाओ पियाओ तो ठीक हो जाएगा। So depression is beyond that actually. Yes. अच्छा, हम बात करते हैं प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ की, और ज़्यादातर जो साइकाट्रिक डिजीज़ हैं ये हैं प्राइमरी क्रॉनिक ही। Yeah. तो जिन पेशेंट से, जिन फैमिली से हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ें, तो उनका अगला सवाल होता है कि क्या मतलब कि अब ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, और उनका ये बिलीफ बन जाता है कि अब तो इसी तरह ज़िंदगी गुजरेगी, अब तो हमेशा ही क्राइसिस आते रहेंगे। तो ये भी मेरा ख्याल है कि इसको भी डिबंक करने की ज़रूरत है, इसको भी रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है कि जिस तरह बाकी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, उनमें भी क्राइसिस आते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया हुआ है, 200 तक पहुंचा हुआ है, लेकिन मेडिकेशन के थ्रू हमने उसको मेंटेन कर लिया है, 120 तक ले आए हैं, नॉर्मल ले आए हैं। नॉर्मल एक वैल्यू जो है 120/80 उस पर ले आए हैं मेडिकेशन के थ्रू। जब तक वो मेडिकेशन चलती रहेगी ठीक रहेगा, जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाएंगी बेहतर हो जाएगी, मेडिकेशन इवन कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है।
Yeah. तो ये सारी चीज़ें बाकी डिसऑर्डर्स जिस तरह उन पे चलती हैं, इसी तरह साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स पे भी इसी तरह चलती हैं Exactly. कि जब तक हम उनको मैनेज करके रखते हैं तो कोई क्राइसिस आने का ज़्यादा खदशा नहीं होता, ज़्यादा Yeah. पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसमें Yeah. मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जैसे आपने बात करें कि फैमिलीज़ को ये एक्सेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है किसी भी चीज़ का, किसी भी साइकेट्रिक इलनेसेस का, तो वो तभी हमें गनीमत महसूस हो सकता है अगर हम कुछ अर्सा पीछे जाके देखें कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले इसी बीमारी का ट्रीटमेंट क्या था। बिल्कुल। तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में जो है जो आसानी रहेगी। और जो ट्रीटमेंट है, बेशक ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं ये प्रोग्रेसिव इन नेचर हैं, लेकिन अगर हम राइट ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो एक इंसान जो कि डिसफंक्शनल लाइफ पहले गुजार रहा होता है, बहुत अच्छे से वो अपनी लाइफ को फंक्शनल कर सकता है। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं या प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, वो आपसे डिमांड करती हैं सोब्राइटी की। तो सोबर जो भी इंसान होगा वो उसकी ज़िंदगी बहुत आसानी के अंदर होगी। और इनफैक्ट तो हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को सोब्राइटी के असूलों पे सवार करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस डिज़ीज़ के ज़द में आ जाते हैं उनके लिए तो फिर लाजम हो जाता है Yeah. कि वो इस चीज़ को अपनाए बिना अपनी डिज़ीज़ को मैनेज वो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो जो इस पे साथ ही साथ फैमिलीज़ को या जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनको परफेक्शनिज़म की बजाय जो है प्रोग्रेस को अपना जो है मकसद बनाना चाहिए कि वो डे बाय डे अपनी लाइफ को इम्प्रूव होता हुआ महसूस करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ का ना होना उतना डिस्टर्ब नहीं करता जितना कि किसी चीज़ का होना और महसूस ना होना हमें डिस्टर्ब करता है। सही बात। तो जो चीज़ है कि जो खुदा की नेमत है, जो चीज़ें आज जिस तरह से ग्रो कर रहा है ट्रीटमेंट, और डे बाय डे इन सभी बीमारियों की मैनेजबिलिटी के अंदर जिद्दत आ रही है, मज़ीद आसानी आती जा रही है, तो हमें साथ ही साथ आज का जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। जो आज हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है उससे हमें पूरा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। Yeah. जसपाल साहब, बहुत बढ़िया आपने कहा। तो इसी पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि हम जो हमारे पास मौजूद है एक ब्रेक, हम उसको यूज़ करते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक टू आवर शो यू आस्क्ड फॉर इट, आप देख रहे हैं और हमारा अब चल रहा है लास्ट सेगमेंट जिसमें हमारी एनर्जीज सेम है। तो होपफुली हमारा भी कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, क्या Yeah. नॉर्मलसी है, क्या एबनॉर्मेलिटी है, किस तरह प्रेजेंट कैसे करती है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या कॉज फैक्टर्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस तरह हम इसको मैनेज करते हैं, क्या मेडिकेशंस, क्या साइकोथेरेपी, क्या सीबीटी है और क्या डिसफंक्शनलिटी आ जाती है। अब लास्ट ब्रेक पे जाने से पहले हम एक डिस्कस कर रहे थे टॉपिक और उसको कंटिन्यू करेंगे। जो सेगमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर जो मिथ्स हैं, जो गलत फहमियाँ हैं रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, वो मेजर क्या हैं, उनको हमें किस तरह ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनकी रियलिटी क्या है उनके पीछे। ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये कमज़ोरियाँ नहीं हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियाँ हैं, इनका इलाज होता है। Yeah. इन्हें हम मारते पीटते नहीं हैं, हम इनको अद्वियात देते हैं, हम इनको थेरेपी देते हैं। Yeah. तो इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा कि एक जो मिथ सुनने में आती है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स से वाबस्ता लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, दे आर वेरी विजिबल। तो ये कितनी गलत बात है Yeah. कि ये इसमें कितनी मिथ शामिल है कि जितने मैंने कुछ मेरे जहन में भी आ रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स Yeah. कि कुछ लोग जो बिल्कुल हैप्पी थे Yeah. और नेक्स्ट डे ही पता लगा कि They kill दे themselves. हैव कमिटेड सुसाइड। Yeah. तो हाउ कॉमन दिस इज़ हमारी सोशल मीडिया पे, हमारी सोसाइटी के अंदर इट इज़ वेरी कॉमन कि हर बंदा इज़ हैप्पी ऑन द मीडिया, ऑन द सोशल मीडिया, Yeah. कैमरा के सामने हर कोई इज़ हैप्पी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वी Yeah. डोंट नो दैट। Exactly. और नेक्स्ट डे ही क्या वो हो सकता है, उनके अंदर क्या आ सकता है, उनके लव्ड वंस पे किस तरह वो इफ़ेक्ट हो सकता है, वी Yeah. कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट।
एग्जैक्टली रिसर्च तो डॉक्टर अहमद ये कहती है कि 1 in every 4 individuals suffer from any kind of mental illness worldwide. That So is 25%. yeah, so that is a lot. और अगर हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग एक होती है कि अब हर कोई अगर मेंटल इलनेस का शिकार है तो एज अ सोसाइटी और वर्ल्ड वाइड वी इमेजिन कि अच्छा उसके बाल अजीब से होंगे उसके कपड़े फटे हुए होंगे या वो सड़कों पे भीख मांग रहा होगा या बड़ी ख़राब हाइजीन रो रहा होगी, होगा। वो रो रहा होगा, चीख रहा होगा, किसी को हार्म कर रहा होगा. सो मेंटल इलनेसेस में बहुत सारी वेरिएशन है एंड नॉट एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस विल लुक लाइक दे एक्चुअली सफ़र फ्रॉम इट. जैसे वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ हु हैव कमिटेड सुसाइड. जैसे रॉबिन विलियम्स, ही वाज अ कॉमेडियन. Yes. वैसे तो ही seemed very happy and he would make other people laugh and he was a great actor. Yes. But it was a very shocking news for all of his fans कि he killed himself. So बज़ाहिर देखने में तो वो नहीं लग रहे थे कि he was clinically depressed. बिल्कुल। बट इंटरनली जो मामला चल रहे होते हैं, और जैसे जसपाल साहब ने भी एक सेगमेंट में थोड़ा सा टच किया था कि हम सप्रेस करते हैं, हम बात नहीं करते बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड टू इट कि इसके बारे में बात की तो कोई मजाक उड़ाएगा, कोई समझेगा हाँ. कि हम वीक हैं. या तो एग्जैक्टली ये शेम अभी भी काफ़ी अटैच Exactly. है. आपने वो एग्जांपल दी रॉबिन विलियम्स, उसी से मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक इट वाज 3rd ईयर MBBS में था मैं, जब हमारा सेशन हमारा जो लेक्चर है वो चल रहा था. या और उसमें मुझे पता लगा कि जो बैंड है लिंकन पार्क, उसके मेजर लीड सिंगर चेस्टर बेनिंगटन, ही हैज़ कमिटेड सुसाइड. या It was so shocking for me एग्जैक्टली कि the person चले yes कुछ साइन सिम्टम्स देख रहे हैं, लेकिन the guy has just killed himself. एग्जैक्टली तो the thing is कि जो extremities हैं mental disorders के अंदर, they are उसका नहीं, just हाँ 0 and 100. हाँ. एकदम ही फिर से सारे की सारी लाइफ आपकी ख़त्म. एग्जैक्टली. आई मीन देयर आर सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि आपको देख के किसी को पता चल जाएगा कि अच्छा मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, दे नीड हेल्प. बट जैसे कोई बाइपोलर का भी अगर पेशेंट है, वो Exactly. मेनिया में है, तो वो देखने में लोगों को लगेगा कितना खुश मिजाज है, कितना साफ़ सुथरा है, और कितने इसने जो है ज़बरदस्त इसकी सोशलाइजिंग स्किल्स हैं. Yes. तो वो देखने में नहीं लगेगा कि वो जो है सफ़र कर रहा है थ्रू अ केमिकल इम्बैलेंस. और इसी तरह कई लोगों को अगर माइल्डर लेवल के ऊपर OCD है और बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल दे वॉश देयर हैंड्स और कोई थॉट्स चल रही हैं ऑब्सेसिव किस्म की, तो दे माइट नॉट बी पुटिंग इट आउट देयर इन द वर्ल्ड के लोगों को पता चले कि अच्छा मे बी ही हैज़ OCD या ये किसी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ सफ़र कर रहा है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू एज एन इंडिविजुअल आर पुटिंग आउट देयर. आई मीन डेफिनेटली कुछ बीमारियां हैं जो कि वैसे ही देखने में पता चल जाती हैं, जैसे जो है साइकोसिस है, वो भी देखने में पता चल जाता है. लेकिन जैसे अगर साइकोसिस शुरू हो रहा है तो उसका लोग इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल. और वो ये समझते हैं कि कोई प्रोड्रोमल पीरियड से गुजरा है तो ऐसे ही बेचारा जो है वो आइसोलेशन में कमरे में रेस्ट कर रहा है. लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता, या देखने में उस तरह से नहीं हम अंदाज़ा लगा सकते कि ये जो है अगले के चंद दिनों में साइकोसिस में चला जाएगा. बिल्कुल. जो अर्ली साइंस है ऑफ साइकोसिस, Yeah. वो नॉर्मल सीख से बहुत Exactly. मैच कर रहे होते बहुत हैं. ज़्यादा. और लग रहा होता है कि बस चलें ठीक है, कुछ सैड डे है इसका, Yeah. बात नहीं करना चाह रहा, हाँ. तो चलें कोई मसला नहीं हाँ, है. he'll grow out of it. He'll grow out of it. हाँ. अगर हम उसकी कोई बात समझ लेते हैं, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसने कोई बात कर दी है, तो हम उसे मार्जिन दे देते हैं कि शायद मजाक किया है, शायद Exactly. बस तंग करने की कोशिश कर रहा है, हाँ. तो हम उसको लाइट ले लेते हैं. Yeah. तो इस तरह की बातों को हमें अब थोड़ा सा सीरियस होके देखना पड़ता है. और मैं हमेशा बताता हूँ अपने ऑडियंस को कि इवन इफ़ अ पर्सन इज़ जस्ट जोकिंग अबाउट इट, Yeah. if he is joking about the suicidal ideation, Yeah. it is a serious concern. His loved ones should be very very concerned about it. वो खुद भी इसके बारे में concerned हो कि why is he thinking like that, why is he joking like that, Yeah. कि this is a sign of mental illness. Yeah. और इसको resolve करने की ज़रूरत It's है. beyond dark humor. Yes. जैसे लोग. It is not dark हाँ, humor. It's beyond that. It is beyond हाँ. that. और इसमें जो इलाज है उसकी ज़रूरत है. Of course. हो सकता है कि मेडिकेशन की ज़रूरत ना हो,
हो सकता है सिर्फ टॉक थेरेपी की ज़रूरत हो, सिर्फ Yeah. सीबीटी की ज़रूरत हो, Could be. लेकिन एक प्रोफेशनल रिव्यू ले लेना चाहिए. It doesn't इसको hurt anybody. लाइट नहीं लेना. That's a very दिस good इज point. द बॉटम लाइन ऑफ इट. Yeah. जैसे इसी तरह टेंशन, बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा शिकायत करता है कि मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, तो कुछ लोग इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहा है, इसे तवज्जो हासिल करने के लिए सारा कुछ कह रहा है. तो ये जो चीज़ें हैं इनको डेफिनेटली हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है. जैसे आपने कहा कि अगर कोई सुसाइडल एडिशन के साथ है, कोई बंदा कह रहा है, तो उसको भी हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये बस मजाक में ऐसी बातें कर रहा है. तो इसके साथ साथ जो एक और भी जो एक बहुत बड़ी मिथ जो है हम सुनने में आती है साइकेट्रिक इलनेसेस की वजह से, कि अगर कोई इंसान किसी जहनी मसले का शिकार हो गया है या किसी साइकेट्रिक इलनेसेस का शिकार है, तो वो हमेशा ही जो है वो बीमार रहेगा या वो उससे कोप कर ही नहीं पाएगा. कदी नहीं ठीक हो सकता. एग्जैक्टली तो ये काफ़ी डिस्करेजिंग स्टेटमेंट है जब लोग ये सुनते हैं, और ख़ास करके जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे होते, बाज़ दफ़ा लोग उनको देखते हुए भी ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि फ़लाँ का जो बेटा या बेटी है वो भी इस बीमारी का इलाज करवा रहा है. जैसे एडिक्शन के अंदर ये बहुत कॉमन है कि फैमिलीज़ आम तौर पे बजाय ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को, प्रोफेशंस को फॉलो करने की बजाय वो जो है नतीजा निकाल रहे होते हैं किसी और रिकवरिंग पेशेंट को देखते हुए, और अगर उनको ये मसाइल उसकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं तो वो इसे बहुत जल्दी इस नतीजे पे आ जाते हैं कि अगर फ़लाँ का बेटा या बेटी जो है इस बीमारी से कोप नहीं कर पाए, उनके अभी तक मसाइल चल रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि हमारे साथ भी वैसा ही हो. बिल्कुल. तो ये यहाँ पे जो है मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उसके अंदर जो रिलाई करे वो प्रोफेशंस की गाइडलाइन के ऊपर रिलाई करे, जो ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर है उसको वो फॉलो करे, ना कि अपने पेशेंट का कंपैरिजन किसी और के साथ करे और डिसफंक्शनैलिटी को अपने जहन पे तारी रखते हुए यही सोचते रहें कि क्या बनेगा, क्या होगा. तो जब आप चीज़ों को फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट को, तो इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी जो है वो आसानी की तरफ आती है. बिल्कुल. इसमें मैं वैसे थोड़ा सा ऐड कर दूँ. यूजुअली मैं पेशेंट्स को या फैमिलीज़ को ये बताता हूँ कि अगर किसी बंदे की आई साइट वीक हो गई है तो मान लेते हैं ना बस कि हाँ बस आई साइट वीक हो गई है, या तो ग्लासेस पहननी है या तो लेंसेज पहनने हैं, कुछ ना कुछ तो करना है, दुनिया तो देखनी है. तो इसी तरह बाकी डिसऑर्डर्स भी हैं, बाकी बीमारियाँ भी हैं, तो उनमें भी अगर आपको कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो जस्ट डू इट. और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ये एक मिथ जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम है कि मेन डोंट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ इश्यूज. ये मर्दों का काम नहीं है जसपाल साहब, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में चले जाना. बॉयज़ डोंट क्राई, मेन डोंट क्राई. तो क्या वाकई में ऐसे है? देखिए ये इसकी जो रूट्स हैं वो इसी बात में है, सप्रेशन के अंदर, कि जो सोसाइटल कंडीशनिंग हमारी होती है जो जेंडर रोल है उसके हवाले से, तो हम सोचते हैं कि शायद जो है, जैसे आपने सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, बिहेव लाइक अ मैन. तो ये जो हम चीज़ें देखते हैं मीडिया के ऊपर या जो हमें अपने सराउंडिंग में ऐसा सुनने को आता है, तो उस वजह से ये समझा जाता है कि शायद जो है अगर कोई इंसान बीमार है तो किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर वो वीक अपने आप को शो कर रहा है, तो उसको ये सारा विल का मामला है कि उसकी विल जो है वो वीक है शायद, तो उस पर अगर वो काम करे तो वो ठीक हो सकता है. तो जो भी जितने भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं उनके हवाले से जो है हमें देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो है ग्रेजुअली किस तरह से डिसफंक्शनलिटी की तरफ जाती हैं. और ये लाजमी देखना चाहिए कि जहाँ भी ऐसा कोई मसला आए वहाँ पे बजाय कि आप किसी आस पड़ोस में जो है रुजू करें, उन लोगों से सुने बातें जो कि इन मसाइल के हवाले से नहीं जानते, आप जो राइट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके वहाँ से हेल्प आप सीख करते हैं. तो इक्वली जैसे इंसान होने के नाते मेल्स एंड फीमेल दोनों ही किसी भी बीमारी से जो है वो सफ़र कर सकते हैं. तो ये सिर्फ मिथ ही है कि जब कि मैन जो है उनको मसाइल नहीं आते या उनको ऐसा होना नहीं चाहिए, तो मज़बूत बनो, ये जो बातें हम सुनते हैं. तो इक्वली जो है कोई भी इंसान जो है मेंटल डिसऑर्डर का किसी बीमारी का शिकार हो सकता है. बिल्कुल. अच्छा, हम अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में. वेलकम बैक. और हमारा जो लास्ट सेगमेंट है इसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डायरेक्टर साहिबा फ्रॉम विलिंग वेज लाहौर, मिस शमाइला एज वेल. मिस, वेलकम टू आवर शो ऑन द लास्ट 10 मिनट्स 20 मिनट्स ऑफ द शो. तो आपको साथ लेके मैं वेलकम करता हूँ. तो अभी बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये बॉयज़ मैन जो जेंडर है, मर्द जो जेंडर है उनमें ये डिसऑर्डर्स होते नहीं है. ये जो बॉयज़ डोंट क्राई, मैन डोंट क्राई, और ये हमारा काम नहीं है. आपका इस पे क्या ख्याल है?
मेरे ख्याल से जो ब्रेन मैनिफेस्टेशन है, ब्रेन अगर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन सेम है और तो डेफिनेटली उसकी फंक्शनैलिटी भी सेम होगी। आई थिंक डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर मेल्स को दिया जाता है ना इन आवर सोसाइटी, उसका ज़्यादा रोल होता है और उनकी जो मैनिफेस्टेशन है ना इमोशनल चैलेंजेस को डील करने की, वो डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ख़वातीन बहुत लाउड हैं और बहुत रोना धोना है, तो अगर उनका मेल्स का जो सॉफ्टवेयर है वो ये है कि जी रोना बुरी बात है या लड़कियां रोती हैं या स्टफ लाइक दैट, अगर रोगे तो लड़की बन जाओगे। लड़की बन जाओगे। आई थिंक ये सॉफ्टवेयर है। अगर ऐसी कोई बात होती तो अल्लाह ताला टीयर ग्लैंड्स ही ना बनाता मेल्स के। तो वो जो सॉफ्टवेयर पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी मेल्स पे आती है और दे आर नॉट अलाउड टू डिस्कस देयर पेन्स एज वेल। और वो जो पेन उनके अंदर रहती है वो फिर बड़ी तबाहियाँ करती है। आपको भी एज अ डॉक्टर पता है कि जो इमोशनल पेन को जब हम इंटरनलाइज करते हैं तो वो हमारी फ़िज़िकल पेन्स बन जाती हैं और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ और दूसरी डिजीज़ जो हैं वो फिर, क्योंकि स्ट्रेस ने किसी ना किसी तरह से शक्ल तो लेनी है। तो इसमें कोई जेंडर नहीं है कि मेल्स को जो है वो कोई उन्हें मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते। डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते या कोई स्ट्रेस नहीं हो सकता। इट इज़ जहाँ पर जो भी चीज़ आपके ब्रेन से और माइंड से ऑपरेट होती है और आप लिमिटेशन पाते हैं, यानी जो चीज़ आपकी लिमिटेशन से बियॉन्ड है तो वो आपकी तवज्जो मांगेगी और उसकी मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आते तो वी कैन मूव टूवर्ड्स द साइकोलॉजिकल चैलेंजेस जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। आप लोगों ने डिस्कस भी किया कि कौन सी चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और कौन सी चीज़ इंटरनल। ये भी आई थिंक ये मिथ ही है, इसको मिथ ही रहने दें। यस। तो हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। एक और बात है कि ये हम वैसे कवर कर चुके हैं, लेकिन जसपाल साहब ये काफ़ी कॉमन सेइंग है, वंस मेंटली इल ऑलवेज मेंटली इल। एक बार बीमार हो गया तो बस पूरी ज़िंदगी बीमार रहेगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ये साइकेट्रिक इलनेसेस के हवाले से ख़ास करके ये पाई जाती है चीज़। जैसे अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो वो दोबारा से अपनी लाइफ के अंदर फंक्शनल जो है वो नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ है ये मिथ है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी बात की थी पिछले सेगमेंट में कि बाज़ दफ़ा लोग नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं किसी और अपने सराउंडिंग में किसी पेशेंट को देखते हुए। तो हालांकि जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो इंसान को इस एबल करता है कि वो अपनी लाइफ को फंक्शनली तौर पे जो है गुजार सके, सही से अपनी बीमारी को मैनेज कर सके। तो ये जो है हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का कि आप जो है एक डिसफंक्शनल लाइफ गुजारेंगे या आपको टोटली किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, बल्कि आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे एडवांसमेंट हर ट्रीटमेंट में आप देखते हैं, हार्ट की जो डिजीज़ हैं और इनके ट्रीटमेंट्स हैं उसमें बहुत एडवांसमेंट आई है। कहाँ पे वो बस ब्लड प्रेशर के लिए सारा ब्लड निकाल देते निकाल थे देते थे। और अब एक गोली देते हैं। अब एक गोली देते हैं और इसी तरह से सर्जरीज़ में भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हर फिज़िकल क्रॉनिक इलनेस में आई है। इसी तरह से साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी एडवांसमेंट बहुत है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो पहले की मैनेजमेंट है वो ये जहन में आता है कि काउच पर लिटा कर और फिर घंटों बातें करना, वेंट आउट करना इज़ द ट्रीटमेंट। बट राइट नाउ अभी बहुत एडवांसमेंट है। आप सोचों को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी सोचों और रवैयों को तब्दील करके इवन यू कैन ट्रेन योर ब्रेन। यस। यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप क्या ब्रेन के स्ट्रक्चर को ही हम रीवायर कर सकते हैं अपनी सोचों को चेंज करके। इसी तरह से NLP का जो कॉन्सेप्ट है, लिंग्विस्टिक्स ब्रेन की को चेंज करना, CBT इट्स वेरी एडवांस फ्रॉम द साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड डू वंडर्स। यस। तो आई थिंक वो जो एडवांसमेंट है वो साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आ गई है। मुझे बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हमारे ना सिर्फ जनरल पॉपुलेशन, इनफैक्ट सम प्रोफेशनल्स का भी ये ख्याल होगा, आई एम जस्ट गेसिंग इट, कि इसका कोई इलाज नहीं है। और इसका अगर इलाज ही है तो वो ये है कि आप लाइक अ वेजिटेबल किसी पेशेंट को सडेट करते रहें, अनफॉर्चुनेटली सुला दें। यानी इलाज का इमेज ही लोगों के दिमाग में ये है कि साइकेट्रिक चैलेंजेस का इलाज ये है कि दवाइयाँ देकर दें सुलाना। और बस सो जाए बंदा।
बट आई रियली वांट टू टेल, आपने भी देखा, जसपाल साहब ने भी, हम जो यहाँ पर काम करते हैं तो बहुत सारे जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी फंक्शनल होते हैं। वो बहुत, मेरे अपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो फुली फंक्शनल लाइफ इस वक्त गुजार रहे हैं। दे आर प्रोफेशनली भी और अपनी पर्सनल लाइफ भी, अपनी सोशल लाइफ भी। बात यह है कि राइट ट्रीटमेंट, अपडेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत और नो हाउ होना। बिल्कुल। और मुझे लगता है आजकल के दौर में नो हाउ लेना भी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप ऐसे लोगों की सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं, वो फिर हमें उधर ही लेकर आते हैं कि अच्छा एग्जैक्टली जो सारी myths हम सोच अभी डिस्कस कर रहे हैं तो वहीं पे लेके वहीं पे आ जाएंगे। जाते हैं। तो आप इसमें हमें authentic- वो, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि जी। इसमें हमें ज़्यादातर एविडेंस बेस्ड जी। बातों की तरफ ही जाने की ज़रूरत है। जिसमें हम इस फोरम से अक्सर औकात कहते भी हैं कि जैसे अब आप हर चीज़ को अपडेटेड रखते हैं, अपना फ़ोन, अपनी गाड़ी, हर चीज़ को, तो अपने नॉलेज को भी ऑथेंटिक रिसोर्सेज से लिया करें। बिल्कुल। सो ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको बताएंगे कि मेंटल इलनेस जो है किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो नफसियाती मसला है या वो असाबी या दिमागी मसला है, इसमें अब बहुत आसान प्रैक्टिसेबल तरीक़ाकार मौजूद हैं जिसको अपना कर ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी काफ़ी ईज़ होती है। बिल्कुल। क्योंकि जिस घर में कोई एक बंदे के साथ अगर ये मसला है ना, मैं एक दफ़ा एक रिसर्च पढ़ी थी कि एक बंदा जो कि मेंटली अपसेट होता है वो अपने इर्द गिर्द 11 लोगों को लपेट में लेता है। यानी 11 लोग जो हैं उसकी उस मेंटल प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट होते हैं। और ये फ़िज़िकल जो हमारी वेलबींग है उस वो भी डिपेंड हमारी मेंटल वेलबींग पे करती है। आप समझ लें ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ना सिर्फ डिसऑर्डर्स की, हम तो वैसे ही कहते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दें, लेकिन मेंटल हेल्थ का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखें आप। उसके बगैर दिस इज़ आर कह लें कि की ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कि बिल्कुल। जिसने सारी बाकी ऑर्गन्स को संभालना है, बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है। तो आई थिंक हमारा अब टाइम भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो मैं बात और आज का शो इधर ही ख़त्म करूँगा। जिस तरह मैं शुमाइला ने भी डिस्कस किया कि जो सोचें हैं हमारी, हमें उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इधर से मुझे वो सेइंग याद आ रही थी कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर बिलीव्स, कि अपनी सोचों का ख्याल रखें, वो आपके नज़रियात बन सकते हैं। वॉच योर बिलीव्स दे बिकम योर वर्ड्स, आपके जो बिलीव्स हैं, फिर जो नज़रियात हैं, वो आपके अल्फाज बन जाएंगे। वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, जो बातें आप बोलेंगे फिर आप वो करना भी शुरू कर देंगे, आपकी वो एक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे। वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, जो काम आप करते रहेंगे वो आपकी आदत बन जाएंगी, आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। एंड वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर, कि जो आप काम करते रहेंगे, जो आप आदत में शामिल हो जाएंगे, वो आपका फिर करेक्टर बन जाएगा। एंड वॉच योर करेक्टर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। तो कहाँ से बात शुरू हुई थी? सोचों से, और वो सोचें फिर आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो यही इम्पोर्टेंस है हमारी सोचों की, कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, बाकियों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उम्मीद है कि नाजरीन आपने इस शो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही। फ्रॉम यू आस्क्ड फॉर इट टीम, अल्लाह हाफिज़। दोबारा मुलाकात होगी सून।